एक बार फिर से मैं मौजूद हूँ आप लोगों के बीच में एक और कहानी लेकर दास्तांगोई में। और कहानी है इस बार ध्रुव यात्रा। राजा रिपुदमन बहादुर उत्तरी ध्रुव को जीतकर यूरोप के नगर से बधाइयाँ लेते हुए हिंदुस्तान आ रहे हैं। ये खबर अखबारों ने पहले सफ़े पर मोटे अक्षरों में छापी। उर्मिला ने खबर पढ़ी और पास पालने में सोते शिशु का चुम्बन लिया। अगले दिन पत्रों ने बताया कि यूरोप के तट एथेंस से हवाई जहाज पर भारत आने के लिए रवाना होते समय उन्होंने यूरोप के लिए संदेश मांगने पर कहा उसे अद्भुत की पूजा की आदत छोड़नी चाहिए। उर्मिला ने ये भी पढ़ा। अब वो मुंबई आ पहुंचे हैं जहां स्वागत की जोर शोर की तैयारियां हैं, लेकिन उन्हें दिल्ली आना है। नागरिक आग्रह कर रहे हैं और शिष्टमंडल मिल रहा है। उसकी प्रार्थना सफल हुई तो वो दिल्ली के लिए कल रवाना हो सकेंगे। अखबार के विशेष प्रतिनिधि का अनुमान है कि उनको झुकाना कठिन होगा। वो यद्यपि सबसे सौजन्य से मिलते हैं, पर यह भी स्पष्ट है कि उनको अपने संबंध के प्रदर्शनों में उल्लास नहीं है। संवाददाता ने लिखा है कि मैं मिला तब उनका चेहरा ऐसा था कि वो यहाँ ना हो, जाने कहीं दूर हो। उर्मिला ने पढ़ा और पढ़कर अखबार अलग रख दिया। सचमुच राजा रिपुदमन मुंबई नहीं ठहर सके। छपते छपते की सूचना है कि आज सवेरे के झुटपटे में उनका जहाज निर्विघ्न दिल्ली पहुंच गया है। 1 दिन, 2 दिन और 3 दिन उर्मिला रोज अखबार पढ़ती है। इन दिनों वो कहीं बाहर नहीं गई। राजा रिपु को लोग अवकाश नहीं दे रहे हैं। सुना जाता है कि वो दिल्ली छोड़ेंगे। कहाँ जाएंगे इससे कई अनुमान है। निश्चय है कि जाएंगे किसी कठिन यात्रा पर। उर्मिला ने सदा की भांति ये भी पढ़ लिया। चौथे दिन एक बड़ा मोटा लिफाफा उसे मिला। अंदर खत संक्षिप्त था। पढ़ा और उसी तरह मोड़ कर लिफाफे में रख दिया। फिर बच्चे की ओर ध्यान दिया। वो जागने को तैयार न था और फिर भी उठाकर उसे कंधे से लगाया और कमरे में डोलने लगी। इधर राजा रिपुदमन को अपने से शिकायत है। उन्हें नींद कम आती है, मन पर पूरा काबू नहीं मालूम होता, सामने की चीज़ पर एकाग्र होने में कठिनाई होती है। वो नहीं चाहते कि वहाँ ख्याल आते हैं। कभी तो अपनी ही कल्पनाओं से उन्हें डर लगने लगता है। अब यूरोप से आते हुए ऊपर आसमान की तरह नीचे भी गहन और अपार नीलिमा को देखकर उन्हें होता था कि क्यों इस जहाज़ से मैं इस नगर में कूद नहीं पड़ूं। सारांश इसी तरह की अस्त व्यस्त बातें उनके मन में उठाया करती हैं और वो अपने से असंतुष्ट हैं। यूरोप में ही उन्होंने मानसोपचार के संबंध में आचार्य मारुति की ख्याति सुनी थी। भारत में और तिस पर दिल्ली में रहकर जिन मारुति को नहीं जानते थे, उन्हीं के विषय में यूरोप के देशों से वो बड़ी श्रद्धा लेकर लौटे हैं। इसलिए अवकाश पाते ही वो उनकी शरण में पहुंचे। यद्यपि सन 1960 की बात है कि जिस वर्ष आचार्य का देहांत हुआ, पर उस समय वो जीवित थे। अभिवादन पूर्वक आचार्य ने कहा कि वैद्य के पास रोगी आते हैं। विजेता मेरे पास किस सौभाग्य से आए हैं। रोगी आपके पास आया है। विजेता छल है और उस दुनिया के छल को दुनिया के लिए छोड़िए। पर आप तो जानते हैं। हाँ, चेहरे पर आपके वजह नहीं, पर आचार्य देखता हूँ। शिकायत क्या है? रिपु, मैं खुद नहीं जानता। मुझे नींद नहीं आती और मन पर मेरा काबू नहीं जमता। क्या होता है जो नहीं चाहता? मन के अंदर वो सब कुछ हुआ करता है। खासतौर पर आप क्या नहीं चाहते? क्या कहूँ, यही देखिए कि हिंदुस्तान लौट आया हूँ, जबकि ध्रुव पर अभी बहुत काम बाकी है। विजेता शब्द व्यंग है। ध्रुव देश भी हम सब के लिए उद्यान ही होना चाहिए। एक अकेला झंडा गाड़ आने से क्या होता है? ये सब काम बाकी है और फिर भी मैं हिंदुस्तान आ गया। भला क्यों? मारुति गौर से रिपुदमन को देखते रहे। बोले, तो हिंदुस्तान में आना ज़रूरी था? हाँ, आना किसी भी तरह ज़रूरी ना था। क्यों? हिंदुस्तान तो घर है। पर क्या मेरा घर तो ध्रुव भी हो सकता है। आचार्य ने ध्यानपूर्वक रिपुदमन को देखते हुए कुछ हंसकर कहा, यानी हिंदुस्तान को छोड़कर कोई घर हो सकता है? राजा रिपु ने उत्साह से कहा, लेकिन क्यों कोई घर हो, और मेरे जैसे आदमी के लिए? खैर, अब हम काम की बात करें। अभी मैं कुछ नहीं कह सकता। कल पहली बैठक दीजिए 3:20 पर। डायरी रखते हैं? नहीं तो अब से कल तक की डायरी रखिए। साथ जो खर्च करें उसका पाई हिसाब और जिनसे मिले उनका ब्यौरा भी लिखिएगा। रिपु, आपका क्या ख्याल है? नर्वस सिस्टम में कुछ खराबी है? वो सब अभी ना कह सकूँगा। मैं सोचता हूँ कोई खराबी नहीं है। मैं वैज्ञानिक से अधिक विश्वासी हूँ। विश्वास में बहुत शक्ति होती है। अब हम कल मिलेंगे। जी नहीं, इसके लिए बाहर सेक्रेटरी है। बड़े बड़े नोटों को वापस पर्स में रखते हुए राजा ने कहा, मेरा स्वास्थ्य आप मुझे दे दें तो मैं बड़ा रानी हूँ। आचार्य हंसकर बोले, लेकिन आप तो स्वस्थ ही हैं। मैं आत्मा को मानता और शरीर को जानता हूँ। शरीर आत्मा का यंत्र है, तंत्र। आपका साबित है, निरोग है, सब अवयव ठीक हैं। कृपया कल सवेरे आप यहाँ के यंत्र मंदिर में भी हो आए। सेक्रेटरी सब बता देंगे। वहाँ आपके हृदय, मस्तिष्क और शेष शरीर का पूरा निरीक्षण हो जाएगा और परिणाम दोपहर तक मैं देख चुकूँगा। ये सब शास्त्रीय सावधानी है और उपयोगी भी। लेकिन आप मान लें कि आपका शरीर एकदम तंदुरुस्त है। कल डायरी लाइएगा। अगले दिन रिपुदमन समय पर पहुंचे।
आचार्य ने तरह तरह के नक्शे और चित्र उनके आगे रखे और कहा, देखिए आपके यंत्र का पूरा खुलासा मौजूद है। मस्तक और हृदय संबंधी परिणाम सही नहीं उतरे हैं तो विकार उन अवयवों में मत मानिए। व्यतिरेक यूं है भी सूक्ष्म डायरी है। रिपुदमन ने क्षमा मांगी। कहा, मैं चित्त को उस जितना भी तो एकाग्र न कर सका। आचार्य हंसे, बोले, कोई बात नहीं, अगली बार सही। यह कहिए कि अपने भाई महाराज साहब और रानी माता से मिलने आप जाइएगा। विजेता को जीतने के लिए मार्के बहुत हैं, पर अपनों का मन जीतना भी छोटी बात नहीं है। मैंने कल फ़ोन पर महाराज से बातें की थी। आप जो करो वो उसमें खुशी हैं, लेकिन अपने सुख से आप इतने विमुख न रहो, ये भी वो चाहते हैं। अच्छे से अच्छे संबंध मिल सकते हैं या आप चुन लो। विवाह अनिष्ट वस्तु नहीं है, वो तो एक आश्रम का द्वार है। क्यों ये चर्चा रुचिकर है? जी, मैं उसका योग्य हूँ। विवाह से व्यक्ति रुकता है, वो बंधता है, वो तब सबका नहीं हो सकता। अपना एक उल्लू बनाकर उसमें जुता हुआ चक्कर में ही घूम सकता है। नहीं, उस बारे में मुझे कुछ कहने को नहीं है। आचार्य हंसकर बोले, विवाह चक्कर सही, लेकिन प्रेम? रिपुदमन ने कोई जवाब नहीं दिया। प्रेम से तो नाराज नहीं हो, विवाह का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। प्रेम के निमित्त से उसकी सृष्टि है। इससे विवाह की बात तो दुकानदारी की है, सच्चाई की बात प्रेम है। इस बारे में तुम अपने से बात करके देखो, वो बात डायरी में दर्ज कीजिएगा। अब परसों मिलेंगे। परसों यदि न गया, कहाँ न गए? यही हिमालय या कहीं, जहाँ चाहे जाओ, लेकिन मेरा 2 बैठकों का कर्ज अभी बाकी है। परसों वही 3:20 पर आप आओगे। अब घड़ी हमें समय देना नहीं चाहती। परसों के विषय में मैं आशावान से अधिक नहीं हूँ। अच्छा, तो कल उनसे मिलकर आशा को विश्वास बना लीजिए, जिनसे ना मिलने के लिए मुझसे मिला जाता है। फ़ोन पर मिलिए, वो ना हो और दूरी हो तो हवाई यात्रा कीजिए, पर खटका छोड़कर उनसे मिलिए अवश्य। और कल रेगुलेटर जहाँ है उसके विपरीत मेरी सलाह जाकर बेकार ही हो सकती है। रिपुदमन ने चौंक कर कहा, किसकी बात आप करते हैं? नहीं जानता वो कौन है, और जानूंगा तो आप ही से जानूंगा। देखिए, ध्रुव से और हिमालय से लड़ाई भी ठीक ठीक तभी आपकी चलेगी जब अपनी लड़ाई एक हद तक सुलझ चुकेगी। प्रेम का इनकार अपने से इनकार है, लेकिन घड़ी की आज्ञा के उल्लंघन हम अधिक नहीं करेंगे। देखिए, परसों यदि आ सका आप आएंगे। नमस्कार। नमस्कार। समय सब पर बह जाता है और अखबार कल को पीछे छोड़ आज पर चलते हैं। राजा रिपु नएपन से जल्दी छूट गए। ऐसे समय में सिनेमा के एक बॉक्स में उर्मिला से उन्होंने भेंट की। उर्मिला बच्चों को साथ लाई थी। राजा सिनेमा के द्वार पर उसे मिले और बच्चों को गोद में लेना चाहा। उर्मिला ने जैसे ये नहीं देखा और अपने कंधे से उसे लगाए, वो उनके साथ जीने पर चढ़ती चली गई। बॉक्स में आकर व्यवस्थापूर्वक उन्होंने बिजली का पंखा खोल दिया और पूछा, कुछ मंगाऊं? नहीं। घंटी बजाकर आदमी को बुलाया, कहा 2 क्रीम। उसके जाने पर कहा, लाओ मुझे दो ना, क्या नाम है? उर्मिला ने मुस्कुराकर कहा, नाम अब तुम दो। तो लो, आदित्य प्रसन्न बहादुर। खूब है, बड़े आदमी बड़ा नाम चाहते हैं। मैं तो मधु कहती हूँ। तुम जानो, मुझे तो मधु काफ़ी है। तो वो भी ठीक है, माधवेंद्र बहादुर खूब है। ये भी तुम जानो, मुझे तो मधु काफ़ी है। इस तरह कुछ बातें हुई और बीच में ही ज़रूरत हुई कि दोनों खेल से उठ जाएं और कहीं आकर वापस की सफाई कर लें। दूर जमुना किनारे पहुंचकर राजा ने कहा, अब कहो मुझे क्या कहती हो? कहती हूँ कि तुम क्यों अपना काम बीच में छोड़कर आए। मेरा काम क्या है? मेरे और मेरे बच्चे की चिंता ज़रूर तुम्हारा काम नहीं है। मैंने कितनी बार तुमसे कहा, तुम उससे ज़्यादा के लिए हो। उर्मिला, अब भी तुम मुझसे नाराज़ हो? नहीं, पर तुम पर गर्वित हूँ। मैंने तुम्हारा घर छुड़ाया, सब में रुसवा किया, इज्जत ली, तुमको अकेला छोड़ दिया। उर्मिला, मुझे जो कहो थोड़ा, पर अब बताओ मुझे क्या करने को कहती हो? मैं तुम्हारा हूँ, न रियासत का हूँ, न ध्रुव का हूँ, मैं बस तुम्हारा हूँ। अब कहो। तो फिर तुम भूलते हो, गृहस्थी की सी बात ना करो। महाप्राणों की मर्यादा और है। तुम उन्हीं में हो। मेरे लिए क्या ये गौरव कम है कि मैं तुम्हारे पुत्र की माँ हूँ? मुझे दूसरी सब बातों से क्या मतलब, लेकिन तुम्हें हक नहीं कि मुझसे गिरो। दुनिया को भी जताने की ज़रूरत नहीं कि मेरा बालक तुम्हारा है। मेरा जानना मेरे गर्व को काफ़ी है। मेरा अभिमान इसमें तीसरे को शरीक न करेगा। लेकिन मैं अपने को क्षमा नहीं कर सकूंगी अगर जानूंगी कि मैं तुम्हारी गति में बाधा हूँ। अपने भीतर कि वेग को शिथिल ना करो, तीर की नाई बढ़ चलो, और जब तक कि लक्ष्य पार हो। याद रखना कि पीछे एक है जो उसके लिए जीती है। उर्मिला, तुमने मुझे ध्रुव भेजा, कहती थी उसके बाद मुझे दक्षिणी ध्रुव जीतने जाना होगा। क्या सच मुझे वहीं जाना होगा? राजा, कैसी बातें करते हो? तुम कहीं रुक सकते हो? जाना होगा नहीं, जाओगे। और तुम वेग तुम में है, वो यूं ही नहीं। मैं देखूंगी कि कुछ उसके सामने नहीं टिक सकता। मैं तुम्हारी बनी तो क्या इतना नहीं कर सकती? इस पुत्र को देखो, भविष्यत्व के प्रति ये तुम्हारा दान है। अब तुम उद्दृढ़ हो, गति के लिए मुक्त हो। ध्रुव धरती के हो चुकेंगे,
तब की आकाश के सामने होंगे। राजा तुमको रुकना नहीं है, पथ अनंत हो, यही गति का आनंद है। कहानी का अगला भाग लेकर आता हूँ दास्तान गोई में। बने रहिए 90.4 मेगाहर्ट्ज़ कम्युनिटी रेडियो नैनवाणी पर। धन्यवाद।